I was very satisfied with my first job. A junior doctor from Assam was brutally, savagely attacked by locals. I was very happy doing that job. एक्सीडेंट फक्त हॉस्पिटल यानी कि आप कभी-कभी 2 दिन या इवन 5-5 दिन सोए बिना ही निकल जाते हैं। इंडिया में 108 यूनिकॉर्न में से 60 यूनिकॉर्न के फाउंडर इंजीनियर्स हैं जो अपनी जॉब से खुश भी हैं, और वहीं पर डॉक्टर्स हैं जिन्हें लोग मानने पर तुले हैं। लेकिन इसके बावजूद डेटा कुछ और ही दिखा रहा है कि लोग आज इंजीनियर बनने से ज्यादा डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट 2020 में नीट एस्पायरेंट्स 6 लाख से बढ़कर 16 लाख तक पहुंच गए एंड JEE एस्पायरेंट्स घट के 8.5 लाख हो गए। पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि इंडिया में सिर्फ 25 से 30 साल पहले तक इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं बल्कि BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस सबसे पॉपुलर कोर्स था। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की रेस शुरू हो गई। दरअसल आजादी के बाद कुछ सालों में एम्स और IIT जैसे कुछ कॉलेज तो बने थे, बट उस वक्त इंडिया नया नया आजाद हुआ था और हमारे सामने बहुत चैलेंजेस थे। तब हमारी इकोनॉमी भी काफी अंडर डेवलप्ड थी और इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर था। इसके साथ ही उस वक्त लड़कियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाने से डिस्करेज किया जाता था, जैसे कि ऑथर और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति बताती हैं कि कैसे 1960s और 1970s में जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी तब उनके पूरे कॉलेज में पूरे कॉलेज में सिर्फ वो एक अकेली लड़की थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। साथ ही सुधा मूर्ति जी ये भी बताती हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मैक्सिमम जॉब्स में उन्हें नहीं लिया गया क्योंकि वो एक लड़की थी। लेकिन फिर एक कंपनी ने उन्हें नौकरी दी और वो थी टाटा की टेल्को कंपनी, जिनकी वो पहली फीमेल इंजीनियर बनी। बट जैसा कि मैंने बताया 1990s के बाद ये सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई थी। इंडिया की IT इंडस्ट्री ऑल ऑफ अ सडन कुछ इस तरीके से ग्रो करने लगी और साथ ही 1990 से 2020 के बीच इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस कुछ इस तरीके से ग्रो हुए। एक्चुअली इंडिया में IT इंडस्ट्री इसलिए ग्रो करी क्योंकि 1990s के बाद से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने लगी थी और इंडिया में काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगे और इसी समय इंडिया में इन्फोसिस और HCL जैसी IT कंपनी शुरू हुई थी जो अपनी IT की सर्विसेज USA जैसे डेवलप्ड देशों को दे रही थी। और जहां तक मेडिकल फील्ड की बात है तो जैसे जैसे इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा था उसके साथ ही यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज की इंप्रूवमेंट की डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी। इन दोनों रीजन के चलते इंडिया में अब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की काफी डिमांड थी और अगर कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होता था तो ये तो पक्का मान लिया जाता था कि इस लड़के या लड़की की अच्छी जॉब तो लगनी ही है। इस वीडियो में हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को 5 एरियाज में कंपेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉलेज एक्सपीरियंस और स्किल्स। हमें से कई लोग सर्जन, साइकियाट्रिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कितने साल लगते हैं? अब हम में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि इसका आंसर 5 या मैक्सिमम 6 साल होगा, बट रियलिटी कुछ और है। जैसे कि ये डॉक्टर यहाँ बता रहे हैं कि कैसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते बनते मिनिमम 12 से 13 साल तक का समय लग जाता है। तो ये सब करते करते जब आप MCS न्यूरोसर्जन या DM कार्डियोलॉजिस्ट बन के बाहर निकलते हो तब तक आपकी उम्र हो जाती है भैया 31 साल से 33 साल तक। हमें से ज्यादातर लोग जो मेडिकल फील्ड से नहीं हैं वो सोच रहे होंगे कि इसमें इतने साल क्यों लगते हैं। तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले आपको मिनिमम 1 साल की प्रिपरेशन करके नीट UG क्लियर करना पड़ता है, जिसके बाद आता है 4.5 साल का MBBS प्लस 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप। इसके बाद आपको डॉक्टर का टैग तो मिल जाता है, बट ये स्पेशलिस्ट बनने के लिए इनफ नहीं है। एंड एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए MBBS के बाद 1 या 2 साल की रूरल सर्विस करनी पड़ती है, जिसके बाद नीट PG क्लियर करके 3 साल तक MD या फिर MS की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी पड़ती है और फाइनली नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम क्लियर करके एडिशनल 3 साल की पढ़ाई पूरी करके मेडिकल स्टूडेंट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। यानी 12th के बाद मिनिमम 12 से 13 साल और। वहीं अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो एक इंजीनियर बनने में डॉक्टर से काफी कम टाइम लगता है। JEE क्लियर करने के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 8 सेमेस्टर यानी 4 साल लगते हैं BTech कंप्लीट करने के लिए। बट आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर अच्छी जॉब चाहिए तो BTech अकेले काफी नहीं है और इसीलिए काफी इंजीनियर्स गेट एग्जाम क्लियर करके MTech करते हैं, जिसमें 2 साल और लगते हैं, यानी टोटल 6 साल। बट अगर हम स्किल्स की बात करें तो जनरली इंजीनियर के मुकाबले डॉक्टर ज्यादा स्किल्ड हैं और इसका रीजन इनके कॉलेज एक्सपीरियंस में ही छुपा है।
दरअसल मेडिकल स्टूडेंट्स को थ्रू आउट देयर कोर्स काफी ज्यादा रियल लाइफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट को शुरू से ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लैब्स में ले जाते हैं जहां वो रियल ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल के साथ ही होते हैं जहां मेडिकल स्टूडेंट को शुरू से ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाता है। ऑल्सो डॉक्टर बनने के बाद भी उन्हें अपने नॉलेज और स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होता है क्योंकि मेडिकल साइंस हर साल एडवांस हो रही है। वहीं पर इंजीनियर्स टैलेंटेड तो हैं, बट उनका कोर्स कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि ज्यादातर कॉलेजेस में उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती ही नहीं है और शायद इसीलिए ऐसे कई टॉपर्स भी कुछ सालों में इंजीनियरिंग के बेसिक्स तक भूल जाते हैं। कार्बोरेटर इंजन में सर कार्बोरेटर यूज करते हैं और गुड MPFI में MPFI यूज करते हैं। Am I talking to an engineer? सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि IITs में ही ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां स्टूडेंट्स की स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव होती है। कैंपस का एनवायरनमेंट मेरे नॉर्मल कॉलेज और IIT में काफ़ी ड्रास्टिकली डिफरेंट था। वहाँ पर कंसेप्ट्स और लैब पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई करने पे काफ़ी फोकस हुआ करता था। ये हैं डॉक्टर देवी शेट्टी जो कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं। ये एक बिलियनर हैं जिनकी नेट वर्थ 9800 करोड़ रुपीस है और इनकी हॉस्पिटल की ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैली हुई हैं। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो अपने प्रोफेशन में काफी पैसे कमा रहे हैं और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि कई इंजीनियर्स भी हैं जो आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। जैसे कि HCL के फाउंडर शिव नडार जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1976 में अपने 5 दोस्तों के साथ एक छोटे से गराज से HCL कंपनी की शुरुआत की और आज HCL इंडिया की सबसे लार्जेस्ट IT कंपनीज में से एक है और शिव नडार इंडिया के 4th रिचेस्ट पर्सन है। ये दोनों एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि टैलेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दोनों काफी अच्छे हैं। बट अगर हम फ्रेशर और जनरल लेवल पर सैलरीज कंपेयर करें तो हम इसे कुछ इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। एक MBBS डॉक्टर की सैलरी शुरू में 70,000 से 1 लाख पर महीने तक वेरी करती है। वहीं पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सैलरी 1.5 से 2 लाख पर मंथ तक वेरी करती है। और यहाँ पर एक डॉक्टर बता रहे हैं कि कैसे 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद यानी 50 साल की एज के न्यूरो सर्जन्स 20 करोड़ तक की ईयरली सैलरी भी कमाते हैं। 15 साल एक्सपीरियंस हो गया। आप एक बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन है तो सैलरी कुड बी लाइक 20 करोड़ पर एनम। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा इंजीनियर भी शुरुआत में ऑन एन एवरेज डॉक्टर के जितना ही अर्न करता है और बाद में इनकी सैलरी बढ़ती जाती है। ये इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी है। अगर हम फुल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो कई जगह कुछ ऐसा भी है कि कई इंजीनियर्स को बहुत ही कम सैलरी दी जाती है जैसे कि 15,000 रुपये पर महीना। और वहीं दूसरी एक्सट्रीम साइड में सुंदर पिचाई जैसे इंजीनियर्स की साल की सैलरी ऑलमोस्ट 1900 करोड़ रुपए है। यहाँ पर एक डॉक्टर बता रहा है कि कैसे उन्हें लगातार 5-5 दिनों तक बिना सोए काम करना पड़ता है और उन्हें खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी 2 दिन या इवन 5-5 दिन सोए बिना ही निकल जाते हैं। पूरा दिन मैगी या बिस्कुट खा के निकलना पड़ता है। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी हाल में अपने पेशेंट की लाइफ को सेव करें। और शायद इसी रीजन के चलते डॉक्टर्स पर जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है और काफी बार तो उन्हें हर रोज 15-15 घंटे तक काम करना पड़ता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्टडी बताती है कि आज इंडिया में 82% डॉक्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस न्यूरो सर्जन जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर फेस करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्हें हर रोज ऑलमोस्ट 40 से 60 पेशेंट्स देखने होते हैं और इसके बदले उन्हें 8 घंटे की पूरी नींद भी नसीब नहीं होती। और इतना कुछ फेस करने के बाद भी डॉक्टर्स को काफी बार वायलेंस भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि 2021 में असम में एक पेशेंट की मौत के बाद इस जूनियर डॉक्टर को काफी बुरे तरीके से पीटा गया, भले ही उन्होंने उस पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश की हो। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर्स की वर्किंग लाइफ जनरली काफी स्टेबल और सेटिस्फैक्टरी होती है और भले ही उन पर भी प्रोजेक्ट्स पूरे करने का प्रेशर हो, बट उनकी जॉब की टाइमिंग थोड़ी फिक्स्ड है और ज्यादा काम करने पर उन्हें जनरली बोनस और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। और शायद इसलिए ज्यादातर इंजीनियर्स अपनी जॉब से काफी खुश और सेटिस्फाइड होते हैं। इसके साथ ही इंजीनियर्स के पास वर्क फ्रॉम होम करने के एडवांटेज होते हैं और वो अपने होम टाउन में बैठकर भी बड़ी से बड़ी कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हैं। बट ये चीज डॉक्टर कभी नहीं कर सकते। उन पर पेशेंट्स की लाइफ डिपेंड करती है और इसके लिए उन्हें हर वक्त रेडी रहना पड़ता है, भले ही रात के 3 ही क्यों ना बजे हों। और शायद इसी रीजन से इंजीनियर्स काफी ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल होते हैं
और नए नए स्टार्टअप के आइडिया सोच पाते हैं। सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि आज इंडिया में मैक्सिमम स्टार्टअप्स MBA नहीं बल्कि इंजीनियर शुरू करते हैं और इंडिया की टोटल 108 यूनिकॉर्न कंपनीज में से 60 यूनिकॉर्न कंपनीज के फाउंडर IITians हैं। अगर हम पॉपुलैरिटी वाले एस्पेक्ट की बात करें तो कुछ सरप्राइजिंग ट्रेंड्स सामने आते हैं। जैसे कि अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 2014 में ऑलमोस्ट 13 लाख एस्पायरेंट्स JEE मेंस दे रहे थे और इसके कंपैरिजन में नीट एस्पायरेंट्स सिर्फ 6 लाख थे। और अगर इसी ग्राफ में 2020 का डेटा देखें तो ट्रेंड एकदम ऑपोजिट हो गया है। 2020 में नीट एस्पायरेंट्स 6 लाख से बढ़कर 16 लाख तक पहुंच गए हैं और JEE एस्पायरेंट्स घट के 8.5 लाख आ गए हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE के डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40% इंजीनियरिंग सीट हर साल वेकेंट रहती है और 2017 में तो ऑलमोस्ट 8 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 3.5 लाख ग्रेजुएट्स को ही कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब मिली। और शायद इसी रीजन के चलते आज इंजीनियरिंग से ज्यादा नीट के एस्पायरेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये जानने से पहले कि फ्यूचर में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के प्रोफेशंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, हम 2 केस स्टडीज या एग्जांपल्स देखते हैं जो कि दिखाते हैं कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इन दोनों प्रोफेशन को किस हद तक बदल सकती है। अभी कुछ ही महीने पहले ट्विटर पर कूपर नाम के एक आदमी ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ChatGPT के चलते उनके पेट की जान बच गई। कूपर ने लिखा कि उनके डॉग को कोई सीरियस बीमारी थी और वो इसके लिए कई वेटरनरी डॉक्टर्स के पास जा रहे थे। उनमें से कोई भी उनके पेट को सही तरीके से डायग्नोज या ट्रीट नहीं कर पा रहा था। फाइनली जब कूपर ने अपने पेट की कंडीशन खराब होते हुए देखी तो उसके सिम्टम्स को उसने ChatGPT पर सर्च किया और ChatGPT ने सजेस्ट किया कि मोस्ट पॉसिबली उनके डॉग को IMHA नाम की बीमारी है। और फाइनली कूपर एक और डॉक्टर के पास गए और उन्हें ChatGPT के आंसर के बारे में बताया और जब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए तो ये बात कंफर्म होगी कि ChatGPT बिल्कुल सही था और फाइनली सही ट्रीटमेंट के चलते उस डॉग की जान बचाई गई। ये एग्जांपल दिखाता है कि कैसे AI जैसी टेक्नोलॉजीज डॉक्टर से भी ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकती है। ठीक इसी तरह ही टेक्नोलॉजी के चलते ही हरियाणा के इस आदमी की जान बच गई। नितेश चोपड़ा नाम के इस आदमी को उनके एप्पल वॉच ने अलर्ट किया कि उनके हार्ट बीट में कुछ तो गड़बड़ी है। शुरू में तो उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया बट बाद में जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि उनके हार्ट में 99.9% ब्लॉकेज थी और अगर वो सही टाइम में हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो हार्ट अटैक से उनकी मौत तक हो सकती थी। इन दोनों एग्जाम्पल से ये तो क्लियर है कि फ्यूचर में मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग दोनों ही टेक्नोलॉजी पर काफी डिपेंडेंट रहेगी। कुछ लोगों को तो ये तक लगता है कि फ्यूचर में AI जैसी टेक्नोलॉजीज डॉक्टर्स तक को रिप्लेस कर सकती है। MFine ऐप के को फाउंडर अजीत नारायणन का मानना है कि सिर्फ 10% मेडिकल केसेस ही ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकली डॉक्टर्स के पास चेकअप करवाने की जरूरत पड़ती है और बाकी 90% केसेस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बड़ी ही आसानी से बीमारियों को डायग्नोज किया जा सकता है। और वैसे देखा जाए तो डॉक्टर्स का मेन काम भी यही है, डायग्नोसिस। इस वक्त इंडिया के डॉक्टर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं बट बहुत ही लिमिटेड तौर पर। फॉर एग्जाम्पल आज कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में रोबोट का इस्तेमाल करके सर्जरी की जाती है बट कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में AI के इस्तेमाल से आज के डॉक्टर्स सुपर डॉक्टर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे देश में पेशेंट्स तो करोड़ों में हैं बट इनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स काफी कम हैं और वो एक टाइम पर एक ही पेशेंट को देख सकते हैं। बट वहीं फ्यूचर में AI का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स कई सारे पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री और रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकते हैं एंड एक ही वक्त पर कई सारे पेशेंट्स को डायग्नोज और ट्रीट किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर में AI जैसी टेक्नोलॉजीज इंजीनियर्स को रिप्लेस तो नहीं करेगी बट एट द सेम टाइम फ्यूचर में उन्हीं इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी जिनके पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज हो। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड अगले 10-12 साल में मुझे लगता है कुछ इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करेंगी। उसमें से जो टॉप नॉच रहेगी वो अगेन AI एंड डेटा साइंस से रिलेटेड कंप्लीट इंडस्ट्री ग्रो होगी। एनीथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, this will also see a much more growth and the light in this sector. और अभी जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से क्लाइमेट चेंज प्रॉबेबली हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इससे लड़ने के लिए हमें फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजीज और इंजीनियर्स की जरूरत है जो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सके। और इसीलिए इलॉन मस्क ने तो 2021 में ये तक डिक्लेयर कर दिया कि जो भी आदमी एटमॉस्फेयर से कार्बन कैप्चर करने की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएगा उसे वो $100 मिलियन का इनाम देंगे। और जैसे कि हमने काफी बार सुना होगा, चेंज इज कांस्टेंट इन लाइफ एंड फ्यूचर में डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स
इन दोनों फील्ड में टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इन दोनों फील्ड्स को इक्वली अफेक्ट करेगी। और अगर हम खुद को इन नई स्किल्स के लिए तैयार करना चाहते हैं तो हमें ChatGPT, स्टेबल डिफ्यूजन, इवन YouTube और डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग जैसे कोर्सेज करने चाहिए, जिनकी टोटल वर्थ 18,847 रुपीज है। लेकिन YouTube प्रीमियम मेंबर्स के लिए ये 159 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल है। साथ ही में गीगल एप्लीकेशन में हम 200 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी और इंग्लिश में सुन सकते हैं, जिसमें हम लेटेस्ट टेक और मोटिवेशन से रिलेटेड लेटेस्ट रिसर्च्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, इसे जरूर चेकआउट कीजिए। इन कंक्लूजन, इस वीडियो में हमने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को हर एक एस्पेक्ट में कंपेयर किया। बट अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रोफेशन बेटर है या फिर किस में सैलरी ज्यादा है, तो मेरे पास हम सब के लिए कुछ नई लर्निंग्स हैं। जैसे कि इस फेमस डायलॉग्स को तो आपने सुना ही होगा, किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। इसी तरीके से इन डॉक्टर्स को देखिए जो 32 घंटे तक लगातार सर्जरी करके पेशेंट्स की जान बचाने के बाद जमीन पर लेटे हुए हैं, और ये सारे काम करने की मोटिवेशन पैसा या फिर प्रमोशन से नहीं मिलती। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर ह्यू हर, और इनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। डॉक्टर ह्यू को अपने टीनेज से ही रॉक क्लाइंबिंग का बहुत शौक था, बट अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। इसके कुछ दिनों के बाद उन्हें प्रोस्थेटिक लेग्स तो दिए गए, बट ये इतने यूजलेस और ओल्ड फैशन थे कि इनका इस्तेमाल करके वो रॉक क्लाइंबिंग तो दूर ठीक से चल भी नहीं पाते थे। डॉक्टर ह्यू ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने प्रोस्थेटिक लेग्स खुद से डिजाइन करके और फिर से रॉक क्लाइंबिंग करेंगे। एंड इसी पैशन के चलते उन्होंने इतने फ्यूचरिस्टिक प्रोस्थेटिक्स बनाए कि आज दुनिया उन्हें बायोनिक मैन के नाम से जानती है, और उनके प्रोस्थेटिक्स वॉर, वेटरन्स और डिसेबल्ड एथलीट्स भी यूज करते हैं। और इनका इस्तेमाल करके कई डिसेबल्ड लोग डांसिंग जैसी चीजें भी कर रहे हैं। और डॉक्टर ह्यू ने इस बात को शेयर करते हुए अपने टेड टॉक में इस डांसर को इनवाइट किया, जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी लेफ्ट लेग खो चुकी थी। इस स्टोरी की लर्निंग यह है कि अगर किसी आदमी के पास कुछ कर दिखाने के लिए पर्पस हो या फिर पैशन हो, तो उसके लिए जॉब, सैलरी या फिर कोई और कंडीशन मैटर नहीं करती, और मैटर करता है सिर्फ एंड गोल। एंड ठीक इसी तरीके से चाहे हम डॉक्टर बनना चाहें या फिर इंजीनियर या फिर कुछ और, हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना है और अपने गोल्स को इम्प्रूव करना है। और ऑब्वियसली अगर इस पर्पस के साथ ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अपने फील्ड्स को चुनते हैं, तो हमारा देश फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि यंगस्टर्स को पता चल जाए कि कौन सी फील्ड में क्या है। क्योंकि 12th में बहुत से मेडिकल और नॉन मेडिकल एस्पायरेंट्स को यही नहीं पता होता कि उनके आगे की 10 साल की जर्नी कैसी होगी। और हाँ, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।